हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक और फ्राइडे, एक और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड और एक और उसका ब्रेकडाउन। एंड सिंस हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन। तो बिना कोई भी इंजेक्शन लिए चलिए शुरू करते हैं। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इस वाले एपिसोड में एज सच इतनी ज़्यादा डिटेल्स थी नहीं या फिर ऐसे ईस्टर एग्स नहीं थे जो आपने मिस कर दिए होंगे। फिर भी मैं जो भी है मुझे मिला है मैं आपको बता दूंगा। एंड उसके अलावा ये वाला एपिसोड एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन वीडियो टाइप का होगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वकांडा से, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बकी की ब्रेन वॉशिंग को ठीक किया गया। अब इस पूरे शो में कई बार बकी को व्हाइट वुल्फ कह के बुलाया गया है और एमसीयू में भी पहले इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर उसे व्हाइट वुल्फ कहा गया था। तो अगर आप लोग थोड़ा सा नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, व्हाइट वुल्फ बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले कैरेक्टर है जिसे किंग तचाका ने काफी सालों पहले, मतलब तचाला के पैदा होने से पहले अडॉप्ट किया था। एंड सिंस ये गोरा है, मतलब व्हाइट कलर का है, इसीलिए इसे व्हाइट वुल्फ का नाम दिया गया। अब कॉमिक बुक्स में इसे तचाला के पैदा होने के बाद उससे जलन होने लगती है क्योंकि इसे रियलाइज हो जाता है कि अब ये किंग नहीं बन सकता और इसीलिए ये एक सॉर्ट ऑफ विलन होता है। लेकिन एमसीयू में व्हाइट वुल्फ बकी को इसीलिए कहा गया। अब इस पूरे सीन में हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से आयो ने बकी की मदद करी थी उसकी पूरी ब्रेन वॉशिंग को ठीक करने में, जो हाइड्रा ने उसके दिमाग में फिट करी थी। और वही रेलगाड़ी, मिठाई की दुकान, ये सब चीजें बोलकर बकी को कोई असर नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही साथ ये चीज भी बताती है कि बकी इससे कितना ज्यादा इमोशनली अफेक्टेड हुआ था। सिविल वॉर के टाइम पे जब टोनी उससे पूछता है कि क्या उसे वो लोग याद भी हैं जिनकी उसने जान ली थी, एंड बकी उसका रिस्पॉन्स देता है कि एक एक इंसान उसे आज भी याद है। तो ये वाला सीन उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब बकी उस ब्रेन वॉशिंग से तो बाहर निकल चुका है, लेकिन उसने जो जो चीजें करी हैं उनकी मेमोरीज अभी भी उसके दिमाग में है। एंड ये चीज सच में बहुत ज्यादा हॉन्टिंग है। फिर इसके बाद ये लोग प्रेजेंट टाइम के पोलैंड में आ जाते हैं, जहाँ पे आयो बकी से कहती है कि वो जीमो को लेने आई है क्योंकि उसने किंग तचाका को मारा था, और वो उसे 8 घंटे का टाइम देके वहां से निकल जाती है। फिर इसके बाद जब बकी इन लोग के पास पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं कि जीमो बाथरूम से निकल रहा है। एंड ये वाला सीन एंड में जाके रेलिवेंट हो जाता है जब जीमो इसी बाथरूम में एक मैनहोल का इस्तेमाल करता है और गटर में से घुस के वहां से निकल जाता है। तो प्रोबेबली उसने इसी टाइम पे ये चीज फिगर आउट करी होगी कि ये उसके भागने का रास्ता है। एक बहुत ही अच्छी डिटेल जो हमें बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी दे दी गई। फिर इसके बाद सैम, बकी और जीमो तीनों के आपस में कन्वर्सेशन होती है एंड जीमो उनसे कहता है कि कार्ली एक्चुअली में अपने आप को एक सुप्रीमेसिस्ट मानती है। सुप्रीमेसिस्ट का मतलब वो लोग जो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझते हो एंड उस बात का फायदा उठा के उन्हें दबाने की कोशिश करें। तो सिंस कार्ली एक सुपर सोल्जर है तो जीमो का ये मानना है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझेगी एंड तब तक लोगों को मारती रहेगी जब तक वो खुद सबसे ऊपर ना पहुंच जाए, और इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका की जगह लेना चाहती है। इनफैक्ट एक पूरा का पूरा एपिसोड ही इस बात पे बेस्ड है कि कैप्टन अमेरिका की आइडियोलॉजीज कितनी ज्यादा सही थी एंड मॉडर्न वर्ल्ड में वो कितनी ज्यादा एप्लीकेबल है। फिर इसके बाद जीमो टर्किश डिलाइट नाम की एक वस्तु खाता है। अब अगर आप इसको गूगल करोगे तो बकलावा से लेकर दुनिया जमाने की चीजें मिल जाएंगी आपको इसमें। लेकिन जीमो उन्हीं टर्किश डिलाइट्स का इस्तेमाल कर लेता है और ये पता लगा लेता है कि डोनिया मडानी का फ्यूनरल कहाँ होने वाला है। और इसी सीन में हम ये भी देखते हैं कि जीमो भाई साहब अब बाबा ब्लैक शिप गाना भी गा रहे हैं। मार्वल वालों ने जीमो को बैटमैन बना लिया, उससे गाना गवा लिया, उससे डांस करवा लिया और उससे खाना भी परोसवा लिया। मेरे हिसाब से 100% तो मुंबई आ रहे हो। अब इस पूरे सीन में बच्चों के साथ खिलवाड़ करके जीमो इस बात का पता लगा लेता है कि डोनिया मडानी का फ्यूनरल कहाँ होगा एंड ये लोग अपने घर पे आते हैं एंड दोबारा से इनकी एक बार फिर से आइडियोलॉजीज को लेकर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। अब इस पूरी कन्वर्सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि सैम अभी भी कैप्टन अमेरिका वाली आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहा है एंड बहुत अच्छी तरह से। और ये बात और भी ज्यादा इस चीज को कंसोलिडेट करती है कि स्टीव ने क्यों सैम को चुना था इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सब लोग इस बात को जानते हैं कि कार्ली मॉर्गेंथू ने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन फिर भी सैम उसी के फेवर में है और वो उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचकर उसे अभी भी बुरा नहीं मानता। अब आप लोग को तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरे एपिसोड को देखकर मुझे सैम के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्टीव रॉजर्स वाली वाइब्स आई। और इस वाले सीन में भी जीमो अपने दोस्तों के लिए चाय नाश्ता बना रहा होता है, लेकिन तभी बकी उठा के उसकी चाय की केटली दूर फेंक देता है और उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से भड़क उठता है, जिसके बीच में ही सैम आके उसे रोक देता है और कहता है कि भड़कने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीमो फिर से अपनी गर्दन टेढ़ी करेगा और तेरा काट देगा, जो बात बहुत हद तक सही भी है। एंड इस पूरे सीन में थोड़ा बहुत शैरन कार्टर को भी दिखाया गया है जो अभी भी कार्ली को ढूंढने की कोशिश कर रही है इन लोगों के कहने पर। लेकिन समहाउ आई स्टिल थिंक कि हो सकता है कि शैरन अभी भी कहीं ना कहीं पावर ब्रोकर वाले एंगल को प्ले आउट करेगी,
जिस चीज का नाम इस वाले एपिसोड में इतना ज्यादा नहीं लिया गया, मतलब इस पूरे एपिसोड में हमने पावर ब्रोकर का मेंशन बहुत ज्यादा नहीं देखा। फिर इसके नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि कार्ली और उसका दोस्त ग्रेवयार्ड में एक ग्रेव के पास जाते हैं और उसी के अंदर से कुछ सुपर सोल्जर सीरम्स को निकालते हैं। अब इस ग्रेव के पीछे जो लूकस वाला नाम लिखा हुआ है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मार्वल कॉमिक्स में लूकस नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे उसी की बात हो रही है या नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली लूकस मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पूरी टीम की पोनियार्ड नाम के एक विलन से कई हजारों सालों तक बैटल चल रही होती है। मतलब बाब आदम के जमाने से ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं एंड जैसे ही इनमें से कोई मरता है तो वो मरता नहीं है, उसकी सोल किसी और की बॉडी में चली जाती है एंड वो दोबारा से इस फाइट को ज्वाइन कर देता है। अब इस पूरी बैटल के दौरान लूकस की, मतलब ये जो बंदा है, इसकी आर्मी का एक आदमी जाकर विलन से मिल जाता है और इनका काट के इन लोगों को सबको मरवा देता है। लेकिन इनमें से कोई भी दोबारा से जिंदा नहीं होता सिवाय एक लूकस के, जो रिसरेक्ट होता है एक फीमेल की बॉडी में। अब इस पूरे सीन में लूकस का कोई भी रेलेवेंस नहीं बनता सिवाय इसके कि इस ग्रेव पे उसी का नाम है एंड लूकस की पावर्स मरने और जिंदा होने से रिलेटेड होती थी। एंड जिस लूकस का मेंशन ये बंदा यहाँ पे करता है वो भी क्लियरली ये वाला लूकस नहीं है, क्योंकि वो बताता है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम लूकस था एंड वो नाजी आर्मी के खिलाफ लड़ते थे। अब हो सकता है कि लूकस को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अपना वाला टेक देकर इस तरह से दिखाने की कोशिश करी गई हो, लेकिन हम पता नहीं कहाँ की चीजें कहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, तो जाने दो। फिर इस पूरे सीन में कार्ली का दोस्त उससे ये भी कहता है कि कार्ली अब इस दुनिया की नई कैप्टन अमेरिका हो सकती है, क्योंकि पुराने स्टीव रॉजर्स की आइडियोलॉजीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छा करने के लिए अपने हाथों को खराब करना पड़ता है। क्या कमाल की आयरनी है कि जो शख्स इस ज्ञान को पेल रहा है कि कैप्टन अमेरिका बनने के लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, उसी को एपिसोड के एंड में ये लसन कैप्टन अमेरिका मार के अपने हाथ गंदे करता है। अब लसन की बात निकली है तो उसकी बात भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अगले सीन में वो और लेमार दोनों आ चुके हैं। लेमार बड़ा सोच समझ के नाम रखा मार्वल वालों ने, एपिसोड के एंड में एकदम जस्टिफाई भी हो गया। तो ये पांचों लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं कि किस तरह से इन लोगों को कार्ली को मारना है, क्योंकि 4 लोग कार्ली को मारना चाहते हैं सिवाय सैम के। सिर्फ सैम ही जानता है कि वो कार्ली से बात करके उसको सबड्यू कर सकता है। एंड इस पूरे सीन में जो चीज मैंने नोटिस करी वो सबसे इंपॉर्टेंट यही थी कि आई गेस ये वाला पूरा सीन कोविड के टाइम पे, मतलब पैंडेमिक के टाइम पे फिल्म किया गया था, क्योंकि हमें पता है कि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की प्राग वाली शूटिंग काफी टाइम के लिए बंद हो गई थी एंड इसी वजह से डिले भी हुआ था। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली उसका इफेक्ट देख सकते हैं हम लोग। बीच रोड में पूरा सीन फिल्माया जा रहा है, लेकिन पब्लिक एक दूसरे से बहुत दूर है सिवाय इन 5 लोगों के। अब इस वाले सीन के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक अग्रीमेंट पे आते हैं जिसमें सैम को 10 मिनट देगा जॉन वॉकर एंड वो जाके कार्ली को कन्विंस कर लेगा और जीमो को जॉन वॉकर जो है वो हथकड़ियों से बांध देता है, जैसे उसका कोई मतलब भी निकलने वाला है। यही पता चल जाता है कि तुम कितने बड़े कैप्टन अमेरिका हो। खैर, तो सैम जाता है और कार्ली से सारी चीजें डिस्कस करता है एंड वो सुप्रीमेसिस्ट वर्ड सुन के ये सोचने लगती है कि वो कैसे सुप्रीमेसिस्ट हो सकती है। उसका तो पूरा कंसेप्ट ही इस चीज के जस्ट ऑपोजिट है। वो सुप्रीमेसी को खत्म करके एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहती है जहां पे ना कोई बॉर्डर्स हो, जहां पे ना कोई बाउंड्रीज हो और हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। लेकिन ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं एंड सैम ऑलमोस्ट कार्ली को कन्विंस कर ही लेता है, तभी जानते हैं कौन एंट्री लेता है। तो मिस्टर लसन के वहां पे आते ही इन लोगों के आपस में अच्छी खासी फाइट होती है। कार्ली वहां से भाग निकलती है और इस पूरे सीन से एक बात बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि जीमो पावर ब्रोकर नहीं है। जीमो सुपर सोल्जर सीरम और इसके पूरे कंसेप्ट से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो सुपर सोल्जर सीरम को वहीं पे क्रश कर देता है। एंड अगर वो पावर ब्रोकर होता तो वो चीज कभी नहीं करता, क्योंकि पावर ब्रोकर ने सुपर सोल्जर सीरम बनवाए थे। एंड इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कार्ली को पावर ब्रोकर का मैसेज भी आता है, जिसे बात नहीं पता कि सुपर सोल्जर सीरम के वायल्स टूट चुके हैं। अगर जीमो पावर ब्रोकर होता तो उसे बात मालूम होती। लेकिन इसी बीच हमें ये पता लगता है कि इस लसन के हाथों एक सुपर सोल्जर सीरम लग चुका है, जिसका इस्तेमाल ये आगे एपिसोड में करेगा और फाइनली अपना कप्तान अमेरिका वाला ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करके एक सुपर सोल्जर बन जाएगा। और फिर इसके बाद यूएस एजेंट भी वहां आ जाता है, ले मार भी वहां पे आ जाता है, वकांडन्स भी वहां पे आ जाते हैं और सबकी फाइट हो रही है क्योंकि सबको जीमो चाहिए। अब इस पूरे सीन में मुझे एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई और वो ये थी कि वकांडन्स के सामने आप वाइब्रेनियम का कुछ नहीं कर सकते। अगर वाइब्रेनियम है तो उस पर वकांडन्स की ही कमांड होगी। वो एक ही झटके में बकी की आर्म को एक हाथ से डिसमेंटल कर देते हैं। उसके बाद यूएस एजेंट की शील्ड को इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि ना तो वो अपना हाथ मूव कर पाता है ना ही शील्ड को। एंड ये चीज बताती है कि जब वाइब्रेनियम की बात आती है तो वकांडन्स आर द बॉस। अब जब से शो में जॉन को इंट्रोड्यूस किया गया है वो कॉन्स्टेंटली इसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है कि उसके ऊपर कैप्टन अमेरिका बनने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जैसे तैसे वो कोशिश कर रहा है कि उस प्रेशर को हैंडल कर सके, लेकिन वो करना उसके लिए इतना आसान नहीं हो पा रहा है।
और यही चीज हम कॉन्स्टेंटली इस पूरे एपिसोड में देखते हैं। वो वकांडन से हारने के बाद सबसे पहली लाइन यही कहता है कि ये लोग तो सुपर सोल्जर्स भी नहीं थे। मतलब जॉन के हिसाब से अगर उसे कैप्टन अमेरिका बनना है तो उसे सुपर सोल्जर सीरम लेना ही पड़ेगा। और इस पूरी भसड़ का फायदा उठा के शकुनी मतलब जीमो जो है वो बाथरूम का जो गटर वाला गड्ढा होता है उसमें से घुस के भाग जाता है कहीं पे। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैम एंड बकी एक बार फिर से कार्ली से मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि ये लोग जॉन को पकड़कर उसे मारना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कैप्टन अमेरिका घंटा कुछ नहीं कर सकता। और इधर हम लोग देखते हैं कि जॉन और ले मार जो है वो उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें लगता है कि कार्ली और उसके साथी मौजूद है। और इस वाले सीन में भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये वाला सीन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में जब हमारे कैप्टन स्टीव रॉजर्स की एंट्री होती है तो उससे बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। फिर इसके बाद जॉन और ले मार उनसे फाइट करते हैं, वो लोग ले मार को उठा ले जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि वही हुआ जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था। इस पूरे केओस के बीच में कार्ली अपना कंट्रोल लूज कर देती है, लेमार को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, वो ऑलमोस्ट मर जाता है। मुझे नहीं लगता कि वो मरा होगा बाय द वे, क्योंकि किसी ने भी उसकी पल्स चेक नहीं करी एंड आई थिंक कि वो बचेगा, आगे काम आएगा उसका कैरेक्टर। तो ये सब के सब वहां से चुपचाप सुमड़ी में कट लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कांड अब बड़े हो चुके हैं। और इसी शौक से उभरने के बाद मिस्टर ये खिड़की से जंप करते हैं, जिस सीन को देखकर मुझे एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाले उस सीन की याद आ गई जब स्टीव लिफ्ट से जंप करते हैं और नीचे कार के ऊपर सुपर विलन लैंडिंग करने के बाद वहीं पे जो फ्लैग स्मैशर्स का एक लौंडा भाग रहा होता है उसे पकड़ता है, फाउंटेन पे दे मारता है और धम 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 शील्ड से पेल देता है उसको बहुत ही बुरी तरह से। और आई एम श्योर कि ये मर चुका है, लेमार जिंदा है, ये मर गया है। एंड लोगों के घर पे अगर बिल्ली खाना भी खा लेती है तो वो उसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये तो उससे बहुत ही बड़ी चीज है। तो वहां पे जितनी भी पब्लिक खड़ी होती है सब की सब इस पूरी चीज को रिकॉर्ड कर लेती है एंड आई एम वेरी श्योर कि इस नकली कैप्टन अमेरिका के दिन अब पूरे हो चुके हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट और दुनिया की नजरों में तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी कंफर्मेशन है कि ये भाई साहब इतनी आसानी से ना इस शील्ड को गिव अवे करेंगे और ना ही अपनी कॉस्ट्यूम को और ना ही अपने नाम को। इसके हिसाब से कैप्टन अमेरिका है और अब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सर ने सुपर सोल्जर सीरम तो लिया ही है। तो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ये वाला एपिसोड दूसरे वाले एपिसोड्स के मुकाबले थोड़ा सा स्लो था, जो चीज मुझे बिल्कुल भी पूरी नहीं लगी। पिछले वाले एपिसोड्स की स्टोरी इतनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही थी कि इस वाले एपिसोड में स्टोरी बिल्डअप करने का टाइम था, जो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया भी। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले जो 2 एपिसोड्स बचे हैं उनमें बहुत ही धांसू क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सैम और बकी इस लसन के खिलाफ भी जाएंगे और इसके साथ में पावर ब्रोकर का क्या एंगल होगा वो भी हमें पता चलेगा। और हमें ये भी समझ में आ गया कि सुपर सोल्जर सीरम का पर्पस था क्या, इस लसन को पावर देना। तो ऑल इन ऑल इस पूरे एपिसोड में एज इन बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं थी जो आप सभी ने मिस कर दी हो। एंड आई गेस कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन कोविड आउटब्रेक भी था, जिसकी वजह से इस एपिसोड को शायद इन लोगों ने बाद में फिल्म किया, इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो गई हैं। लेकिन फिर भी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 4 देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ये शो अब भी बहुत स्ट्रांगली मूव फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि अब विलन भी क्लियरली समझ में आने लगा है एंड अब काफी पावरफुल भी है वो। बस मेरी एक ही छोटी सी कंप्लेंट है कि अगर बकी भी सुपर सोल्जर है तो उसे वैसे ही दिखाइए, पिटवाओ मत, नहीं तो इसका नाम बकी ले मार रखना पड़ेगा फिर से। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि इस वाले में एज सच आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिटेल्स मैंने नहीं बताई, पर एपिसोड में थी भी नहीं, जो भी था मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड पे खून लगा था वैसा ही थोड़ा सा डार्क हो गया, पर आप समझ गए आपको क्या करना है। तो अगर आपको सब्सक्राइब बटन रेड कलर का दिख रहा है तो उसे टच करो और तुरंत ही ग्रे बनाओ। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे हमको फॉलो नहीं करें तो वहां भी कर लीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जहां पर मैं लाइव आ जाता हूं, तो उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, वहां जाके भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया है तो कहीं पे नहीं करते हो, वहां क्या करोगे। एंड इसके बाद अगर आपको ऐसी ऑसम रिफ्लेक्टर टी शर्ट चाहिए जो अंधेरे में रोशनी पड़ने पे टिमटिमाए तो thecomicverse.com पे जाइए एंड शॉप अवे। कॉन्गजिला डिस्काउंट कूपन कोड का यूज करना मत भूलना। एंड एक चीज और, अगर आप लोगों ने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एडिशन टी शर्ट्स नहीं लिए हैं तो कल उसका लास्ट डे है, मतलब 10th of April को वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों ने नहीं ले पाओगे। तो अगर आपने नहीं लिए हैं तो जाके चेकआउट कर लेना एंड ले लेना। कल आखिरी दिन है 12 बजे तक रात को। तो इन सब चीजों के बाद मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा एंड आने वाले 2 एपिसोड्स को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या थ्योरीज हैं, सारी चीजें बताओ मुझे। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।